आप ज़रूर जाएँ इस वीज़ा पे, आपका वीज़ा लग जाएगा जी, आपको ना आइल्स की ज़रूरत है, ना पीटी की ज़रूरत है। आपका वीज़ा बेसिकली उतने ही टेन्योर का लगेगा, उसके अलावा आपके पास 30 डेज़ एक्स्ट्रा होंगे। आपको वीज़ा एक्सटेंड करने का भी कोई इसमें चांस नहीं मिलेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एनएक्स कंसल्टेंट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंतहाई ट्रेंडिंग टॉपिक, जो कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब सभी चैनल्स पर। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस बारे में स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप ये वीज़ा अप्लाई करें, आपकी आसानी से वीज़ा भी लग जाएगा, और फिर पता नहीं क्या कुछ जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मैंने कमेंट्स सेक्शंस भी देखे हैं जिसमें एक स्टूडेंट्स की, एक लोगों की भरमार है जो कि कह रही है कि हमें भी भेजें, मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको असल हक़ाइक़ के बारे में बताया जाए कि बेसिकली ये शॉर्ट टर्म वीज़ा है क्या, किस लिए बनाया गया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने अप्लाई करना है तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इस वीज़ा को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा कैसे सक्सेसफुल हो सकता है आपके लिए। सो स्टार्टिंग द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये वीज़ा है क्या बेसिकली और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसको कुछ लोग ई सोल वीज़ा के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म वीज़ा के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली इसका जो प्रॉपर है नेम, वो यूके शॉर्ट टर्म इंग्लिश वीज़ा है। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, इंग्लिश कोर्स के लिए जो स्टूडेंट वहाँ पे जाना चाहते हैं यूके, ये बेसिकली उनके लिए एक वीज़ा कैटेगरी बनाई गई है। इसमें होता ये है कि जो इंस्टीट्यूट्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यूके के इंस्टीट्यूट्स जो कि आपको इंग्लिश सिखाने के लिए बेसिकली वो कोर्सेज बनाए गए हैं, जिसका टेन्योर जो है वो 6 मंथ से लेके 11 मंथ्स तक होता है। मतलब 6 माह से 11 माह तक का ये टेन्योर होता है इस कोर्स का। और आप वहाँ पे जाके इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश रीड करना, ठीक है, इंग्लिश को समझना, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाती हैं। अच्छा, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपको पता तो चल गया है कि ये वीज़ा है क्या असल में, और ये मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो इतना शोर मचा हुआ है कि आप ज़रूर जाएँ इस वीज़ा पे, आपका वीज़ा लग जाएगा जी, आपको ना आइल्स की ज़रूरत है, ना पीटी की ज़रूरत है। तो बेसिकली हर कोई जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जिस बच्चे की, जिस स्टूडेंट की या जिस इंसान की एज 16 साल या उससे ज़्यादा है, तो वो एलिजिबल है इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। चाहे उसने मैट्रिक किया, चाहे उसने एफएससी की हो, बैचलर्स किया हो, मास्टर्स किया हो, कुछ भी किया हो, तो वो एलिजिबल है। बस उसकी एज जो है वो 16 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो बेसिकली ये वीज़ा जस्ट आपका टेन्योर, इस वीज़े का अगर हम बात कर लें तो जिस टेन्योर का आपका कोर्स होगा, अगर वो 6 मंथ्स के टेन्योर का कोर्स है तो 6 मंथ का वीज़ा ही लगेगा आपको। अगर वो 11 मंथ्स का कोर्स है तो 11 मंथ्स का वीज़ा लगेगा। आपका वीज़ा बेसिकली उतने ही टेन्योर का लगेगा, उसके अलावा आपके पास 30 डेज़ एक्स्ट्रा होंगे जो कि यूके गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। उन 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने वापस अपने होम कंट्री में मूव करना होता है, अदरवाइज़ आपको इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है या फिर आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस वीज़ा के फ़ायदे की बात की जाए तो इसमें फ़ायदा एक तो ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने को मिलती है, और वो भी जो ब्रिटिश टीचर्स होते हैं और जो इंटरनेशनल टीचर्स होते हैं उनसे एक बेहतरीन किस्म की आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिल सकता है। सेकंड फ़ायदा ये है कि आपका ईज़िली वीज़ा भी लग जाता है और कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको ना तो आइल्स की ज़रूरत है, ना पीटी की ज़रूरत है। इस वीज़ा में जाने के लिए किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिक्वायरमेंट आपकी एज है, और एज 16 साल से ज़्यादा है तो आपका वीज़ा लग जाता है। अगर हम दूसरी तरफ इसके कॉन्स या इसके नुकसानात की बात करें, या इसके
जो एक नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनकी बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप जिस टेन्योर का आपका वीज़ा है सिर्फ उस टेन्योर में वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एक दिन भी स्टे नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया 30 डेज़ आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं, उसके अंदर अंदर आपने अपना सारे मामलात ख़त्म करके वापस अपने होम कंट्री आना होता है। उसके अलावा आपके पास एक दिन भी नहीं है, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आप डिपोर्ट हो जाएंगे या फिर आप इलीगल डिक्लेयर हो जाएंगे। सेकंड जो सबसे बड़ा इसमें एक फैक्टर है, नेगेटिव फैक्टर जो कि कंसिडर करने वाला है, वो ये है कि आप इस टेन्योर के अंदर, इस वीज़ा के टेन्योर के अंदर अगर आप इस वीज़ा पे गए हुए हैं तो आप लीगली ना तो पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, ना ही फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल अलाउड नहीं होता काम करना लीगली। हाँ, इलीगली आप ज़ाहिर-सी बात है कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगल ही होगा और इलीगल आपको पता है जो भी आप इलीगल प्रैक्टिस करेंगे अगर पकड़े गए तो आप सीधा डिपोर्ट होंगे या फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ना आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो, ना पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप ना तो अपना वहाँ पे जाके कोई बिज़नेस भी रजिस्टर कर सकते हो, ना ही वहाँ पे जाके अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अगला पॉइंट ये है कि आपको वीज़ा एक्सटेंड करने का भी कोई इसमें चांस नहीं मिलेगा। आप वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते हो किसी भी बेस के ऊपर। अगर हम नेक्स्ट फैक्टर को इसमें डिस्कस करें तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर ये है कि आप इसमें अपना कोर्स भी शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको ये भी अलाउड नहीं है। यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ मेंशन है कि आप अगर इस वीज़ा पे जा रहे हैं तो होता है ना कि आप किसी और कोर्स में शिफ्ट कर लें, फाउंडेशन में शिफ्ट कर लें, बैचलर्स में शिफ्ट कर लें, तो आप इस कोर्स को किसी भी और कोर्स के अंदर जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ना ही आपको कोई चांस इस तरह का मिलेगा कि आप अपना कोर्स जो है वो शिफ्ट कर लो। आप वहाँ पे ड्यूरिंग द कोर्स या आफ्टर द कोर्स जो है वो बिल्कुल भी किसी भी न्यू कोर्स के अंदर या ऑल्टरनेटिव कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। तो असल में जहाँ पे ये सारे आपको नेगेटिव फैक्टर्स मिल रहे हैं तो सोचें, आप एज अ जेन्युइन स्टूडेंट अगर इस वीज़ा पे चले भी जाते हैं तो आपको इस वीज़ा का फ़ायदा क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं ना, अगर आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे स्टे करने का प्लान है आपका, ज़ाहिर सी बात है आप पैसे लगा के जा रहे हैं, इतना एक्सपेंस करके जा रहे हैं, तो आप अपने फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, तो आपके फ्यूचर के लिए बेटर क्या होगा? अब बेटर ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपको कुछ मौका मिले वहाँ पे करने का तो तभी आप वहाँ पे स्टे करेंगे या तभी वहाँ पे आके एक्सेल कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी करने का मौका नहीं मिल रहा ड्यूरिंग दिस वीज़ा तो आपको इस वीज़ा में जाने का क्या फ़ायदा? हाँ, अगर आपको शौक़ है इंग्लिश सीखने का तो ज़रूर जाएँ, वहाँ पे जाके इंग्लिश सीखें और बेहतरीन किस्म की इंग्लिश सीख के वापस आएँ, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर तो आप लॉन्ग टर्म स्टे करने का सोच रहे हैं, एक्सेल करने का सोच रहे हैं अपने रेलेवेंट फील्ड के अंदर, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप इस वीज़ा के ऊपर आगे कुछ कर पाएंगे। सो मेक योर डिसीजंस वाइजली। तो ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स। अगर आप जाना चाह रहे हैं इस वीज़ा के ऊपर, मैं आपको नहीं रोकता, तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या कॉस्ट है और क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉस्ट इसकी जस्ट 200 पाउंड्स है जो कोर्स की फ़ी है। इसके अलावा आपकी कोई मज़ीद जो कोर्स की है इंस्टीट्यूट की कोई और फ़ीस नहीं है। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन के चार्जेस होंगे जो कि हेल्थ इंश्योरेंस 776 पाउंड्स आपको चार्ज होगी और आपकी वीज़ा फ़ी होगी। तो बेसिकली एक्सपेंसेस आपके यही हैं। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। सेकंड, आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करेगी या इंस्टीट्यूट जो भी आप जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करेगी, जिसको CAS कैस लेटर भी कहते हैं और एक्सेप्टेंस लेटर भी कहते हैं। अगर वो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेगा तभी आप वीज़ा फाइल कर पाएंगे। थर्ड जो मेन डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है आपने? अब बैंक स्टेटमेंट बेसिकली आपकी फ़ी तो आपने पे कर देनी है, ठीक है? पीछे आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपने क्या चीज़ शो करनी है वो चीज़ फैक्ट। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपने जो चीज़ शो करनी है वो आपकी अकोमोडेशन है और आपकी जो फूड एक्सपेंसेस हैं। इन शॉर्ट इसको ओवरऑल हम लिविंग कॉस्ट कह लेते हैं।
आप जिस भी एरिया में जा रहे हो, अगर लंदन में जा रहे हो तो उसकी लिविंग कॉस्ट, अगर आउटसाइड लंदन कहीं जा रहे हो तो उसकी लिविंग कॉस्ट, आपने वो लिविंग कॉस्ट जो है, जो आपका 6 मंथ्स का टेन्योर है या 11 मंथ्स का टेन्योर है, उसको गुजारने के लिए आपके अकोमोडेशन के कितने पैसे लगेंगे, आपके फूड के एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, वो सारा कुछ कैलकुलेट करके आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करेंगे। लिविंग एक्सपेंसेस जो कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑन एवरेज सेट किए गए हैं, वो अगर विद इन लंदन जा रहे हैं तो 12,006 पाउंड्स, और अगर आउटसाइड लंदन जा रहे हैं तो 9207 पाउंड्स आपको एक जनरल ऑन एवरेज जो है लिविंग कॉस्ट पर पर्सन बेयर करनी पड़ती है ईयरली। तो ये चीज़ जो है वो आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करनी है। इसके अलावा आप अपनी कैलकुलेशन के थ्रू भी चल सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपनी अकोमोडेशन की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती हैं। आप अपनी अकोमोडेशन देखें, वहाँ पे जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको करीबी क्या अकोमोडेशन मिल रही है, और वो अकोमोडेशन जो है वो सिलेक्ट करके उस अकोमोडेशन का आपने एविडेंस प्रोवाइड करना होता है। आप बेशक बुक ना करें, पैसे ना दें उनको, जाहिर सी बात है जब वीज़ा लगेगा तो पैसे देंगे आप अकोमोडेशन को, तो लेकिन आप पहले सर्च आउट करके रखें और उस चीज़ का एविडेंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आपने एविडेंस प्रोवाइड करना होता है अपनी फ़ी का। आपने फ़ी जो पे करनी है उसके बैंक जो कंफर्मेशन होगी, या फिर उसकी स्विफ्ट कॉपी होगी, या टीटी कॉपी होगी, या कुछ भी होगा बैंक कंफर्मेशन, वो पेमेंट की कंफर्मेशन एविडेंस आपने वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको आपका टीबी टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि सबको पता है कि यूके जो है वो अपनी एक हेल्थ फैक्टर को देखते हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट से डिमांड करता है टीबी टेस्ट की, तो आपको टीबी टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आप अंडर 18 हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि अगर आप अबव 16 हैं तो आप एलिजिबल हैं इस वीज़ा के लिए। तो अगर अबव 16 और बिलो 18 आपकी एज है तो आपको पेरेंट कंसेंट फॉर्म चाहिए होगा, जिसमें आपके पेरेंट्स या आपके गार्डियन जो है वो ये कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो ये कंसेंट देंगे कि हम अपने बच्चे को इजाज़त दे रहे हैं कि वो वहाँ पे जाके ये कोर्स के लिए अपना स्टडी कर सकते हैं इस कोर्स को, और वहाँ पे स्टे कर सकता है। सो दैट इज़ ऑल जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा आपको कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। होप्स हो कि आपको ये डिटेल्स बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होंगी और अच्छी लगी होंगी, और आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली वीज़ा है क्या और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए इस वीज़ा को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मज़ीद इन फ्यूचर जो है वो इस तरह की डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें, और आप उसको देख के अपने जो फ्यूचर डिसीजंस हैं वो ले सकें। हमारे दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स को भी ज़रूर विज़िट करें और फॉलो करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करें, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और हम उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे जो कि आप सुनना चाहते हैं उसके ऊपर मज़ीद वीडियोस बना सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।